आज की ये क्लास बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए काफ़ी एक स्पेशल क्लास है, क्योंकि आज हम यहाँ पे बात करेंगे क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स के बारे में। और एक क्लास में पूरे अच्छे से हिंदी 100 मार्क्स में जितने भी चैप्टर्स हैं उसको कंप्लीट करेंगे। तो मतलब बहुत ही ज़बरदस्त क्लासेस होने वाली है और एक वीडियो में सारा चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आप समझ रहे हो, बहुत ही मेहनत के साथ हम यहाँ पे ये क्लास को अब रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग पूरे अच्छे से देखिएगा। ऑब्वियसली आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाली है ये एक क्लास, तो आप अच्छे से देखिए। और साथ ही साथ अब देखिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हिंदी 100 मार्क्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले गद्यखंड में 13 चैप्टर्स होते हैं, पदखंड में 13 चैप्टर्स होते हैं और हिंदी व्याकरण में कुल 15 टॉपिक होती है। इसी से प्रश्न आपके एग्जाम में रहती है। देखो गद्यखंड में 13 जो चैप्टर्स है इसको हम लोग ऑलरेडी पिछले क्लास में देख चुके हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज हम यहाँ पे पदखंड में जो 13 चैप्टर्स है ना, आज इस 13 चैप्टर को एक ही क्लास में कंप्लीट कर लेंगे अच्छे से। तो बस आप लोग देखते चलिए। और साथ ही साथ ये वीडियो देखिए इस तरीके से बनाया गया है कि आप इसको अभी तो देखिए ही देखिए। अगर आप शाम में देख रहे हैं तो इसको अभी देख लीजिए अच्छे से, लेकिन इसको आप एक बार मॉर्निंग में भी देख लीजिएगा, क्योंकि मॉर्निंग में जो आप पढ़ेंगे उसको वो आपको ज़्यादा याद हो जाएगा। और साथ ही साथ इस क्लास को एक बार एग्जाम जिस दिन आपका हिंदी 100 मार्क्स का पेपर रहेगा उससे एक दिन जस्ट पहले इसको देख के चले जाइएगा, क्योंकि ये क्लास ऐसा है उसी तरीके से रिकॉर्ड किए हैं कि आप लास्ट समय पर इससे रिवीजन कर पाओ। तो मतलब आपको उस समय भी एक बार देख के चले जाना है, बहुत ही हेल्प होगी आपके एग्जाम में। अभी चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि आपके पदखंड में कितने चैप्टर्स आते हैं। पदखंड में कुल कितने चैप्टर्स होते हैं जो कि आज हम देख लेंगे। आज हम सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे है करवक पाठ, सूरदास के पद, तुलसीदास के पद, छप्पय, कबित, तुमुल कोलाहल कला में, पुत्र वियोग, उत्साह, जनजन का चेहरा एक, अधिनायक, प्यारे नन्हे बेटे को, हार जीत, गांव का घर। ये आप अलग अलग जो क्लास देखते हो ना, आज सभी चैप्टर्स एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा रहे हैं। तो बस उम्मीद करते हैं आपको पसंद आ रही होगी। इसको लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए, ठीक है, ताकि सारे लोग इसको देख पाए। चलिए अभी यहाँ पे हम लोग पहला चैप्टर से शुरुआत करते हैं, अच्छे से देखेंगे। देखिए हमारे पास यहाँ पे पहला जो चैप्टर वह है वो क्या है, करवक। सबसे पहले आइए करवक के बारे में जानते हैं। देखिए करवक को लिखे कौन है, करवक के रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार है मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। और इनका जन्म कब हुआ था, तो सन 1492 ईस्वी के आसपास, मतलब लगभग में। कोई मतलब यहाँ पे फिक्स डेट नहीं है, फिक्स ईयर नहीं है, ये अनुमान लगाया गया है। बहुत सारे मत हैं इसके पीछे, तो इसलिए आप यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि इनका जन्म जो है 1492 के आसपास हुआ है, अनुमान है। उसके बाद निधन जो है 1548 के करीब, मतलब आसपास में हुआ होगा, मतलब ये अनुमान है। ऑब्वियसली एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, आप खुद ही सोचिए। अभी हम लोग कब जी रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ पे 2000 में जी रहे हैं, ठीक है, 2000 में जी रहे हैं। और यहाँ पे देखिए 1400 और 1500 का बात चल रहा है, तो कितना पुराना डेट है। ऑब्वियसली नहीं हो पाएगी सही अनुमान या फिर मतलब एक सही फिक्स डेट बता पाना, तो ये मुश्किल हो जाती होगी। तो देखिए करवक पाठ में यहाँ पे इसके रचनाकार हो जाते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, और इनका जन्म 1492 के आसपास हुआ है और निधन जो है 1548 के करीब में इनका निधन हुआ होगा। अभी यहाँ पे पहला चैप्टर का हम लोग पहला क्वेश्चन को देख रहे हैं। बस यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिन लोग को आंसर पता होगा आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल आप याद करते हुए चलिए। मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आप याद कर लीजिए। अभी हम इतना सारा बात किए हैं, टाइम वेस्ट किए हैं आपका, मतलब बेसिकली क्या है कि सब कुछ आपको उसके बारे में बताए हैं। अब यहाँ पे जब हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं तो प्रॉपर हम क्लास ही सिर्फ देखेंगे, मतलब सारे क्वेश्चंस को ही देखते चलेंगे। फालतू का इधर उधर बातें नहीं करना है। और आप लोग को भी एक माइंड तो ये लेके चलना है, माइंड बना लेना है कि प्रॉपर यहाँ पे ध्यान लगा के देखना है। साथ ही साथ अपना एक कॉपी एक पेन निकाल लीजिए और एक पानी का बोतल भी अगर ले सकते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली क्लास बहुत ज़्यादा थोड़ी सी बड़ी होने वाली है। 1 घंटा के ऑलमोस्ट में ये क्लासेस होगी, तो लंबी क्लास है, इसलिए आपको पूरा अच्छे से कंसंट्रेट करके पूरा देखना है प्रॉपर। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है करवक कहाँ से लिया गया है। करवक कहाँ से लिया गया है, तो देखिए करवक जो लिया गया है वो लिया गया है कहाँ से, पद्मावत से। कहाँ से, पद्मावत से लिया गया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है करवक के रचयिता हैं। करवक पाठ जो है इसके रचयिता कौन हो जाते हैं, इसके लेखक कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगा जायसी जी, यानी मलिक मोहम्मद जायसी जी करवक पाठ के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला देखिए तीसरा क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे है
जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? जायसी जो लिखे हैं पद्मावत, उसकी भाषा क्या है? ये पद्मावत जो जायसी जी के द्वारा लिखा गया उसका भाषा क्या है? कौन से भाषा में वो लिखे हैं? तो थर्ड का आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, अवधी भाषा में। कौन सा भाषा में? अवधी भाषा में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की है। चलिए अब यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन देख लिए। चौथा क्वेश्चन चलिए यहाँ पे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, और इसमें यहाँ पे बोला जा रहा है मलिक मोहम्मद जायसी की किस परंपरा के कवि हैं? मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं वो किस परंपरा के कवि हैं? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 4 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 का आंसर हो जाएगा प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे 4 का तो राइट आंसर ऑप्शन सी। और 5 नंबर क्वेश्चन अच्छे से देखिए, यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन में है जायसी ने अपने आंख की उपमा किससे की है? बहुत ही अच्छा सवाल है। वो अपनी आंख की तुलना जो है दर्पण से किए हैं। किससे? आईना से, दर्पण से वो किए हैं। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर में यहाँ पे बोला जा रहा है मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? तो वो जो है किस शाखा के कवि हैं? वो प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं, यानी 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हम लोग डायरेक्टली ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे क्वेश्चंस के बारे में, मतलब ज़्यादा जो है सारे ऑप्शंस वगैरह नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्लास हम इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आप एग्जाम से एक दिन पहले भी इसको देख सको। उस समय भी आपको ये ऐसा ना लगे कि ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप आसानी के साथ उस समय भी देख पाओ। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और अच्छे से देखेंगे। अभी यहाँ पे है क्या है, कौन सी कृति जायसी की नहीं है? कौन सी कृति जो है वो जायसी जी की नहीं है? तो यहाँ पे देखिए पद्मावत जायसी जी की है, ऑब्वियसली है। यहाँ पे पद्मावत जायसी जी की है और अखरावत भी जायसी जी की है। और उसके बाद अगर बात करें आखिरी कलाम, ऑब्वियसली मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे मृगावती जो है ये जायसी जी की रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी 7 नंबर का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 8 नंबर, इसमें है पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन, और इसमें बोला जा रहा है मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म कब हुआ था? तो देखिए अभी जस्ट ये आपको बताया कि अनुमान लगाया गया है ऐसा, तो 1492 आपको बताए थे ना, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए यहाँ पे 9 नंबर के बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी 10वां क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें यहाँ पे बोला जा रहा है क्या चीज? इसमें बोला जा रहा है मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ था? मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ था? तो देखिए वो कहाँ के थे? तो वो थे उत्तर प्रदेश के, ये आप याद रखिएगा। जायस कब्र अमेठी के थे, वो कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के थे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ पे करवक, ये पदखंड का पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास दूसरा चैप्टर आता है। दूसरा चैप्टर क्या है? सूरदास के पद। आइए इसके बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, एक एक करके ऐसे ही सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे एक ही वीडियो में। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे सेकेंड हमारा जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? सूरदास के पद। और इस पार्ट के वास्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को अभी हम लोग देखेंगे। लेकिन आइए सूरदास के बारे में थोड़ी सी जानते हैं। ये सूरदास की तस्वीर है, और देखिए यहाँ पे सूरदास के पद जो है इसके रचनाकार कौन हो जाते हैं? सूरदास जी खुद लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए इनका जन्म जो है 1478 ईस्वी के आसपास हुआ है, मतलब एक अनुमान है। अभी यहाँ पे जितने भी आप पढ़ रहे हैं अनुमान के रूप में सबका जो है, क्योंकि ऑब्वियसली देखिए 1400 में बात कर रहे हैं, 1500 में बात कर रहे हैं। उस समय आप सोचिए उतना दिनों से आज तक एक इंफॉर्मेशन को रखना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहला तो आप ये जाने कि सूरदास के पद, इसके रचनाकार सूरदास जी हैं। 1478 के आसपास इनका जन्म हुआ है और निधन 1583 में इनका निधन हुआ है। वे दिल्ली के निकट सिही नामक गांव के रहने वाले थे। कहाँ के? दिल्ली के निकट एक सिही नामक गांव है, वहां के रहने वाले थे सूरदास जी। अभी यहाँ पे पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के, और इसमें है साहित्य लहरी किसकी रचना है? साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगी? फर्स्ट का यहाँ पे आंसर हो जाएगी साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, सूरदास जी की। किसकी है? सूरदास जी की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सेकंड नंबर। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है सूरदास की रचनाओं के भाषा क्या है? मतलब सूरदास जी किस भाषा में रचना करते थे? तो यहाँ पे सेकंड का आंसर क्या हो जाएगी? सेकंड का आंसर हो जाएगी ब्रजभाषा। क्या चीज? ब्रजभाषा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है क्या चीज, सूरदास के गुरु का नाम क्या था? सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज, बल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए, 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, सुरसागर किसकी रचना है? सुरसागर जो है किसकी रचना है? तो 4 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, सूरदास जी। सुरसागर किसकी रचना है? जब भी आप सवाल में सुर अगर देखो तो सिंपल, आप सुर अगर देखो तो सिंपल आप समझ जाओ कि सूरदास की वो रचना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या है, 5 नंबर, सूरदास की कृति है। सूरदास की कृति कैसी है? तो देखिए 5 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, साहित्य लहरी। सूरदास की कृति है, कौन सी कृति जो है इसमें से सूरदास जी की है? तो साहित्य लहरी जो है ये सूरदास के द्वारा लिखी गई ये कृति है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी 5 का। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 6 नंबर, और इसमें यहाँ पे है सुरसागर किस भाषा में रचित है? सुरसागर जो है किस भाषा में रचित है? तो ये सवाल का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, ब्रज भाषा। क्या चीज, कभी ब्रज लिखा रहेगा कभी ब्रिज लिखा रहेगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। दोनों यहाँ पे सेम ही हुआ, मतलब दोनों सेम ही हुआ, अलग अलग पब्लिकेशन में अलग अलग दिया रहता है, लेकिन आपके एग्जाम में कोई एक ही होगा। देखिए सुरसागर किस भाषा में रचित है? तो ब्रज भाषा में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला देखिए यहाँ पे 7 नंबर, इसमें है सूरदास के पदों में कौन सा रस है? सूरदास जी के पदों में कौन सा रस है? तो उनके पद में जो है ना वात्सल्य रस होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 8 नंबर, 8वां क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? मतलब भगवान श्री कृष्ण जो है किस कवि के वो पूज्य थे? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या है, सूरदास जी के। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 9 नंबर, इसमें है सूरदास के पद किस पुस्तक से ली गई है? सूरदास के पद किस पुस्तक से ली गई है? देखिए ये सारे क्वेश्चंस जो है ना आपको बेटर समझ में आती तब जब आप पूरे अच्छे से क्लासेस को किए रहते हैं। ऑब्वियसली आप अगर कर चुके हैं, ऑब्वियसली कर ही लिए होंगे, अब तो एग्जाम करीब है। अगर नहीं किए हैं अभी भी वक्त है, आप जो है अगर चाहेंगे तो एजुकेशन बाबा ऐप से भी अभी आपके पास अगर 20 से 25 दिन में बाकी है तो उतना में आप जाके कंप्लीट कर सकते हैं। कोर्स का डिज़ाइन हम कुछ उसी तरीके से बनाए हैं कि आप 25 से 30 दिनों में भी आप आसानी के साथ कंप्लीट कर सकते हैं पूरे कोर्स को। तो आप जाइए एजुकेशन बाबा ऐप पे चेकआउट करिए। अभी यहाँ पे जो है फिलहाल जो है इस चैप्टर को आपको यहीं पे हम बताते हैं। तो यहाँ पे है सूरदास के पद किस पुस्तक से ली गई है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, सुरसागर से ली गई है। किससे? सुरसागर से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। 9 के बाद यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, इसमें यहाँ पे बोला जा रहा है क्या चीज, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज, बल्लभाचार्य। कौन सा? बल्लभाचार्य, महाप्रभु बल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हम लोग पदखंड का 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। पहला तो एक करवक, दूसरा सूरदास के पद। यहाँ पे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आइए हम लोग यहाँ पे तीसरा चैप्टर को देखते हैं। और हमारे पास यहाँ पे तीसरा जो चैप्टर है वो है तुलसीदास के पद। यानी तुलसीदास के पद पाठ में जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अभी हम लोग देखेंगे। लेकिन आइए थोड़ा सा हम लोग तुलसीदास जी के बारे में जानते हैं। देखिए सबसे पहले तुलसीदास जी जो है इसके लेखक हो जाते हैं, मतलब तुलसीदास के पद जो हैं ये खुद तुलसीदास जी लिखे हैं। उसके बाद इनका जन्म 1543 में होता है। कहाँ पे? राजापुर उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? राजापुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। निधन जो है 1663 ईस्वी में 80 घाट वाराणसी में इनका होता है। इनका जो है मूल नाम जो है वो राम भोला था। क्या चीज? राम भोला। अगला आप यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा जान लिए शॉर्ट वे में। अब यहाँ पे देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और इसमें यहाँ पे बोला जा रहा है तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पे फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1543 ईस्वी में। तुलसीदास जी का जन्म जो हुआ था 1543 ईस्वी में। अगला सवाल यहाँ पे है सेकंड नंबर, इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? यानी तुलसीदास जी की कौन सी रचना नहीं है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? देखिए कवितावली तुलसीदास जी की रचना है, बैरवे रामायण इन्हीं की रचना है और गीतावली भी इन्हीं की रचना है। लेकिन राधा स्तुति इनकी रचना नहीं है तुलसीदास जी की। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला यहाँ पे सवाल देखिए 3 नंबर और थर्ड नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे बोला जा रहा है क्या चीज,
तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम था? तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम था? तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए, इनके माता का नाम था हुलसी देवी और पिता का नाम था आत्माराम दुबे। यहाँ पे थर्ड का, यहाँ पे तीसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। माता का नाम है, आप याद रखिएगा, क्या है? हुलसी। क्या है? हुलसी देवी। और पिता जो है वो कौन है? वो है आत्माराम दुबे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 4 नंबर, चौथा सवाल में यहाँ पे है तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? अभी तो हम लोग माता पिता का नाम जाने, अब पत्नी का नाम जानिए। यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क्स इसको भी आप लगा सकते हैं। और 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगी? रत्नावली। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसी चीज के लिए ये इंपॉर्टेंट जो है, इसी चीज को नोट करने के लिए हम आपको बोले हैं कि एक कॉपी पेन एक लेके बैठिए, साथ में पानी का बोतल वगैरह, वो तो है कि लंबा क्लास है इसके लिए। और यहाँ पे जैसे स्टार मार्क्स लगाए, इस क्वेश्चन को आप झटाक से अब तो अपने कॉपी में नोट कर लो, ताकि क्या हो कि जो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो वो आप आसानी के साथ उसको बार बार रिवाइज कर पाओ। तो अगला सवाल यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु कौन थे? तो यहाँ पे 5 का राइट आंसर क्या होगी? 5 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज? नरहरिदास। नरहरिदास। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 6 नंबर, 6 नंबर क्वेश्चन है, कवितावली के रचनाकार हैं, कवितावली के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। कवितावली के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो तुलसीदास जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए, तुलसीदास किस काल के कवि थे? तुलसीदास जी किस काल के कवि थे? तो वो कौन से काल के कवि थे? आंसर हो जाएगा क्या चीज? भक्ति काल के। भक्ति काल के। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी 7 नंबर का। अगला सवाल यहाँ पे है 8 नंबर, इसमें है तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे। तुलसीदास के शिक्षा गुरु यहाँ पे पूछा जा रहा है, दीक्षा गुरु नहीं, याद रखिएगा। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पे शेष सनातन। क्या चीज? शेष सनातन यहाँ पे हो जाएगा। और अगर दीक्षा गुरु रहता तब यहाँ पे नरहरिदास होता, लेकिन यहाँ पे शिक्षा गुरु है तो शेष सनातन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे बोला जा रहा है रामचरितमानस की भाषा है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगी अवधी भाषा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी, अवधी भाषा, अवध की भाषा। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 10 नंबर, 10 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे बोला जा रहा है कौन सी कृति तुलसी रचित है? कौन सी ऐसी रचना है, कौन सी ऐसी कृति है जो कि तुलसी जी के द्वारा लिखा गया है, तुलसीदास जी के द्वारा? तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर देखिए यहाँ पे ये नहीं लिखा गया है, ये नहीं, विनय पत्रिका, बिल्कुल ये तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए दोस्तों, यहाँ पे इसी के साथ पदखंड का तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो जाती है। अब चलिए हम लोग चौथा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और 4th नंबर चैप्टर में यहाँ पे इसका नाम क्या है? इसका नाम है छप्पई। अब यहाँ पे देखिए इनके लेखक के बारे में थोड़ी सी जानते हैं। तो इसके लेखक हो जाते हैं नाभादास जी। नाभादास जी की ये तस्वीर है, हालांकि इंटरनेट पे भी इनका तस्वीर जल्दी नहीं मिलेगा, आप सर्च करके देख सकते हैं नाभादास, आपको इनका तस्वीर नहीं मिलेगा। तो ये रेयरली पिक है, आप अच्छे से इसको देखिए, हाँ आपके बुक में मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो है लेखक हो जाते हैं छप्पई पाठ के नाभादास। इनका जन्म जो है 1570 ईस्वी में हुआ है, अनुमानित डेट है। उसके बाद निधन जो है अज्ञात, पता नहीं चला है, मतलब ये जो है डेट एग्जैक्टली पता नहीं है और अनुमान भी नहीं लगाया गया है सही से, तो इसलिए यहाँ पे अज्ञात। अभी देखिए यहाँ पे सांप्रदायिक मान्यता के अनुसार दक्षिण भारत में शैशव के पिता की मृत्यु और अकाल के कारण माता के साथ जयपुर यानी राजस्थान में प्रवास ये किए हैं नाभादास जी। सांप्रदायिक मान्यता के अनुसार दक्षिण भारत में शैशव में पिता की मृत्यु और अकाल के कारण जो है माता के साथ वो कहाँ चले गए? जयपुर चले गए, प्रवास कर गए नाभादास जी। तो इनका जन्म जो है 1570 ईस्वी में अनुमानित बताया जा रहा है। चलिए अब इस पाठ में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट वाला, उन सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला यहाँ पे सवाल क्या है? छप्पई शीर्षक कविता के रचयिता का नाम बतावे। छप्पई शीर्षक पाठ कविता के रचयिता के नाम बतावे। तो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा नाभादास जी। ऑब्वियसली आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। और अगला सवाल देखिए, और जिन लोग को ये क्लास बोरिंग लग रहा है, याद रखो अभी अगर बोरिंग लग रहा है तो फिर मार्क्स जो आएगा उस समय भी आपको देख के बहुत बोर हो गए कि भाई हम पढ़ क्यों नहीं रहे थे। तो अभी पढ़ लो, वक्त है, मार्क्स अभी इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका तैयारी कैसा है। तैयारी करो, अभी वो टाइम है। अगला यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? यहाँ पे है नाभादास जी के दीक्षा गुरु। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्वामी अग्रदास जी। सेकंड का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी स्वामी अग्रदास। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर।
अगला सवाल देखिए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है, नाभादास का अस्थाई निवास कहाँ था? नाभादास का अस्थाई निवास कहाँ था? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज? वृंदावन। कहाँ था? वृंदावन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 4 नंबर है, नाभादास की कृतियों का नाम बताएं। तो देखिए भक्तमाल, अष्टयाम, प्रकीर्ण पद, ऑप्शन नंबर डी सभी। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि देखिए नाभादास जी यहाँ पे ये लिखे भक्तमाल और उसके बाद अष्टयाम, प्रकीर्ण पद और उसके बाद तो ये यहाँ पे लिखे हैं, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, भक्तमाल कैसी माला है? भक्तमाल जो है वो कैसी माला है? तो यहाँ पे 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, यानी भक्ति भाव का माला है। भक्तमाल जो है वो भक्ति भाव की माला है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 6 नंबर, इसमें है भक्तमाल में कितने छप्पे हैं? भक्तमाल में कितने छप्पे हैं? तो यहाँ पे 6 का आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी 316। याद रखिएगा भक्तमाल में कितने छप्पे हैं? तो 316 छप्पे हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, सबके हित में वचन कौन कहता है? सबके हित में वचन कौन कहता है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कबीर। सबके हित में वचन कबीर जी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखिए 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, नाभादास किस काल के कवि थे? नाभादास किस काल के कवि थे? तो वो थे भक्ति काल के कवि। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाभादास जी भक्ति काल के कवि थे। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, नाभादास किसके शिष्य थे? नाभादास किसके शिष्य थे? तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी स्वामी अग्रदास के। नाभादास जी किसके शिष्य थे? स्वामी अग्रदास जी की। या पूछे दीक्षा गुरु कौन थे इनके, तब भी आपको स्वामी अग्रदास ही लगाना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला देखिए यहाँ पे कबीरदास किस शाखा के कवि थे? तो कबीरदास जी जो है वो थे निर्गुण शाखा के कवि, निर्गुण भक्ति धारा के कवि, निर्गुण शाखा के कवि। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो यहाँ पे इसी के साथ में आपका ये भी चैप्टर कंप्लीट हो रही है। और इसी के साथ हम लोग चलिए अगला चैप्टर को अब स्टार्ट करते हैं। पदखंड का यहाँ पे अगला 5वां चैप्टर है, वो क्या है? पदखंड का 5वां जो चैप्टर है उसका नाम है कवित्त। और यहाँ पे अब हम लोग कवित्त पाठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले आइए यहाँ पे कवित्त पाठ के बारे में जानते हैं। इसके लेखक हो जाते हैं कौन? इसके लेखक हो जाते हैं कवित्त पाठ के महाकवि भूषण जी। इनका ये उपनाम है भूषण, इनका ये उपनाम है और बहुत ही फेमस नाम है। इनको भूषण के नाम से ही जाना गया। कवित्त पाठ के लेखक हो जाते हैं भूषण जी। और इनका जन्म जो है 1613 ईस्वी में हुआ, वही निधन जो है 1715 ईस्वी में इनका हुआ था। अब देखिए इनका जन्म स्थान जो है वो है तिकवापुर, कानपुर जिले में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनका जन्म स्थान, ये आप याद रखिएगा। अभी चलिए अब इस पार्ट में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे भूषण जी के बारे में शॉर्ट में हम लोग समझ लिए हैं। चलिए यहाँ पे देखिए कवित्त शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? कवित्त शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? पहला क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भूषण जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। ये इनकी तस्वीर है, आप इनकी तस्वीर भी देख रहे हैं, भूषण जी ये हुए। और फर्स्ट का यहाँ पे राइट आंसर भी हो गई ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल यहाँ पे है भूषण का जन्म कब हुआ था? भूषण का जन्म कब हुआ था? तो सेकंड का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1613 ईस्वी में भूषण का जन्म कब हुआ था? 1613 ईस्वी में भूषण जी का जन्म हुआ था। अगला सवाल यहाँ पे है भूषण का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम आपको ऑब्वियसली पहले ही बताए हैं। भूषण जी का जन्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क्स आप लगा लीजिएगा। और इनका जन्म जो होता है तिकवापुर में होता है, कानपुर उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन। और यहाँ पे क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन में है भूषण की कृतियां कौन सी है? भूषण जी की कृतियां कौन सी है? तो यहाँ पे 4 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ये सब तो भूषण जी की ही रचना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूषण की कृतियां कौन कौन सी है? तो शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ये सब भूषण जी की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 5 नंबर यानी 5वां क्वेश्चन में है यहाँ पे क्या चीज? भूषण ने
किस रस को प्रमुखता दी? भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वीर रस को। भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी? तो वीर रस को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन में है भूषण की कृति नहीं है। भूषण की कृति कौन सी है जो इसमें से नहीं है? तो यहाँ पे 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सबसे पहले भूषण हजारा भूषण जी की है, कवित्त जो है ये भूषण जी की है। उसके बाद ये जो है दूषण उल्लास, हाँ भूषण उल्लास और दूषण उल्लास ये दोनों जो है भूषण जी की है, और हर्षो उल्लास ये जो है भूषण जी की नहीं है। तो इसलिए 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पे है 7 नंबर 7वां क्वेश्चन। इसमें है भूषण किस काल के कवि थे? भूषण जी जो है वो किस काल के कवि थे? तो वो थे रीति काल के कवि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 8 नंबर 8वां क्वेश्चन में यहाँ पे बोला जा रहा है छत्रसाल दशक किसकी कृति है? छत्रसाल दशक किसकी कृति है? तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर क्या है सी, भूषण की। और इसमें जो है 10 छंद लिखे गए हैं, 10 छंद। छत्रसाल दशक किसकी कृति है? तो भूषण जी की है। इसमें 10 छंद लिखे गए हैं। उसके बाद यहाँ पे 9वां क्वेश्चन है शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? तो शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 52 मुक्तक हैं। शिवा बावनी में 52 कुल मुक्तक हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। 10 नंबर सवाल है यहाँ पे भूषण के प्रिय नायक हैं। 10 में यहाँ पे है भूषण के प्रिय नायक कौन है? तो 10 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। तो यहाँ पे भूषण के प्रिय नायक ये हैं, और ये कौन है? भूषण जी वीर रस के कवि हैं। ये मतलब वीरता के बारे में, किसी महान शासक, इन सब के बारे में ज़्यादातर लिखना पसंद करते थे। जैसे यहाँ पे ही देखिए आप वो छत्रपति शिवाजी के बारे में, छत्रसाल दशक के बारे में, इस सब के बारे में अच्छे से लिखे हैं भूषण जी। तो वो यहाँ पे वीर रस के भी कवि थे। अगला सवाल यहाँ पे देखिए ऑब्वियसली चैप्टर 5 जो है आपका कवित्त पाठ, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गई। पदखंड का यहाँ पे 5वां चैप्टर भी खत्म हो गया। अब चलिए पदखंड का 6ठा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 6 नंबर चैप्टर में क्या बोला जा रहा है? चैप्टर पहले कौन सा है वो तो समझिए। चैप्टर यहाँ पे है तुमुल कोलाहल कलह में। क्या है चैप्टर का नाम? तुमुल कोलाहल कलह में। और इस पाठ के लेखक हो जाते हैं जयशंकर प्रसाद। इनका जन्म जो है 1889 में होता है। कहाँ पे? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। 1889 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। वही निधन जो है 15 नवंबर 1937 में इनका निधन होता है। तुमुल कोलाहल कलह पाठ के लेखक जयशंकर प्रसाद जी का। इनके बारे में शॉर्ट में समझ लिए। अभी तक बहुत सारे लेखक के बारे में आप जाने कि उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। और अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को अब आप लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है। पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है जो कि पूरा नहीं कर पाए वो अपना जीता जी? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज? इरावती। इरावती जो है जयशंकर प्रसाद के अपूर्ण उपन्यास है, जिसका प्रकाशन उनकी मृत्यु के बाद 1940 में हुआ। उनकी मृत्यु हो गई थी 1937 में, और 1940 यानी यहाँ पे 3 साल बाद, कुल 3 साल बाद यहाँ पे इरावती को प्रकाशित किया गया, जो कि एक अपूर्ण उपन्यास है जिसको वो पूरा नहीं कर सके, खत्म नहीं कर सके। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है। क्या है? प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम है। प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम है। तो सेकंड का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कामायनी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कामायनी। अगला यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑब्वियसली जैसे ये जो है प्रकाशन की अगर बात करें जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है इरावती। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे आप देखे होंगे सुशांत सिंह राजपूत वगैरह जी में, उसमें क्या हुआ था, मतलब उनका निधन हो गया और उसके बाद उनका फिल्म रिलीज हुआ था ना। ऐसे ही देखिए एक ऋषि कपूर जी का भी एक फिल्म था जिसको वो पूरा नहीं कर पाए, तो बाद में प्रेस रावल उसको पूरा कर रहे थे। तो ऐसे मतलब उपन्यास में भी होता है, जैसे फिल्मों में होता है या फिर कोई सॉन्ग में होता है जिसको आधा करते करते कोई भी एक्ट्रेस का निधन हो जाता है, तो उसके बाद जो है मतलब उसको पूरा कोई और कर लेता है या फिर उसको आधा अधूरा ही उसको रिलीज कर दिया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे उपन्यास में भी जो है जयशंकर प्रसाद जी की इरावती, वो अपने जीता जी वो पूरा नहीं कर सके, वो अपूर्ण उपन्यास में गिनती होती है, और उनकी मृत्यु के 3 साल बाद उसको पब्लिश किया गया। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा ये सवाल है। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगी? कामायनी। प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम जो है कामायनी है। ऑप्शन नंबर बी।
अगला सवाल यहाँ पे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? तो वो किस वाद के कवि थे? वो थे छायावाद के कवि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी थर्ड का। अगला सवाल है यहाँ पे 4 नंबर, चौथा क्वेश्चन में है कंकाल क्या है? कंकाल क्या है? 4 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंकाल क्या है? तो कंकाल एक उपन्यास है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंकाल क्या है? उपन्यास है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 5 नंबर, इसमें है तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद। तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन में है कामायनी के रचयिता कौन है? कामायनी के रचयिता कौन है? तो 6 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। कामायनी के रचयिता है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए ऑब्वियसली सही आंसर हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए, अगला सवाल यहाँ पे है 7 नंबर, इसमें बोला जा रहा है क्या चीज? जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1889, यहाँ पे 1889 में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पे है जयशंकर प्रसाद के नाटकों का नाम लिखे। जयशंकर प्रसाद जी कौन कौन से नाटक लिखे हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए ये जो है कल्याणी, परिणय, उसके बाद जो है अगर बात करें ये सभी जो है ये सभी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया नाटक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन, और इसमें है जयशंकर प्रसाद के कथा संग्रह का नाम बताए हुए। जयशंकर प्रसाद के कथा संग्रह के नाम बतावे। तो यहाँ पे 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 9 का आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, यानी ये जो है छाया इन्हीं की कथा संग्रह है। उसके बाद प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, ये सब इन्हीं की कथा संग्रह है। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 10 नंबर, इसमें है तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? ये जो पाठ है तुमुल कोलाहल कला में, ये जो पाठ जो है ये शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 का राइट आंसर कामायनी हो जाएगा। और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ज्यादा चांस है कि आ सकती है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ में पदखंड का आपका 6 नंबर चैप्टर भी कंप्लीट होती है। अब चलिए इसी के साथ हम लोग अगला चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। 7वां चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है, प्यारा चैप्टर है। आपको पढ़ाए हुए हैं एजुकेशन बाबा ऐप पे, अच्छे से पढ़ाए हैं। आपको क्वेश्चंस में कोई दिक्कत कहीं से नहीं होने वाली है, बस आप देखते रहिए। लाइन बाय लाइन पढ़ाए थे ना एजुकेशन बाबा ऐप पे, एक एक लाइन बुक के लाइन्स को पढ़ाए थे, तो याद होगा सारा चीज़ आपको अगर ऐप से पढ़े होंगे। बाकी यहाँ पे पढ़े हैं कोई बात नहीं, मतलब देखिए यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को थोड़ा सा यही होगा, थोड़ा सा रटना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा याद करना पड़ेगा, नहीं तो समझा हुआ रहेगा तो एक अलग मैटर हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए पुत्र वियोग पाठ जो है, इसके 22वें इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे इसके लेखक हो जाते हैं कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान। यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान जी की तस्वीर लगी हुई है, और इनका जन्म जो है 16 अगस्त 1904 को हुआ है। कहाँ पे? निहालपुर प्रयागराज में। इलाहाबाद जिसका नाम था प्रयागराज, जब उसका नाम हो गया कहीं कहीं अभी आपके पेपर में कहीं हो सकता है कि इलाहाबाद भी लिखा रह सकता है, तो कोई भी स्टूडेंट ये कंफ्यूज नहीं करना है। इलाहाबाद है तो मतलब प्रयागराज तो वहाँ पे है ही नहीं, तो क्या टिक करे भैया, तो ऐसा नहीं। इलाहाबाद अभी नाम कुछ दिन पहले था और वो नाम चेंज होके प्रयागराज हो गया, जो कि उसका पुराना पहले नाम इसका यही था प्रयागराज ही, तो बाद में इलाहाबाद हुआ, फिर से प्रयागराज हुआ। तो यहाँ पे इनका जन्म कहाँ हुआ? 16 अगस्त 1904 में, और निधन जो है 15 फरवरी 1948 में हुआ। तो अब चलिए इस पार्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं, और हमारे पास पहला क्वेश्चन है पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कवित्री का नाम लिखें। पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कवित्री का नाम लिखे। तो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन में है कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था देखिए 16 अगस्त 1904 को। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 16 अगस्त 1904 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल देखिए यहाँ पे
3 नंबर क्वेश्चन है कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था, तो 3 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए निहालपुर यानी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। आपको बताया था ना कहीं कहीं इलाहाबाद ऑप्शन में हो सकती है आपके एग्जाम में प्रयागराज की जगह पे, क्योंकि धीरे धीरे नाम मतलब चेंज तो नाम हो गया है, अभी पब्लिकेशन बहुत सारे बुक ये सब में नहीं बदला गया है, तो इसके कारण कहीं कहीं आपको इलाहाबाद मिल जाएगा। तो निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ है। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 3 के बाद यहाँ पे ये जो है आपका 3rd का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और 4 नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन में है कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कृतियों का नाम लिखे। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कृतियों का यहाँ पे नाम लिखने के लिए बोला जा रहा है, नाम लिखे। तो यहाँ पे नाम लिखे मतलब कौन सा है ये आपको चूज करना है, कोई आपको OMR सीट पे लिखना थोड़ी रहेगा, वहां पे तो बस आपको रंगना रहता है। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए मुकुल उन्हीं की है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की यहाँ पे है त्रिधारा भी और बिखरे मोती सभा के खेल, ये सब जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की ही कृति है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर 4 का हो जाएगी। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है किसने लिखा है आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। यहाँ पे वो बताते हैं, ये बहुत ही अच्छा लाइन है और देखिए इसका हिंदी मीनिंग, इसका भावार्थ लिखने के लिए आपके एग्जाम में आ सकती है और देख लीजिएगा ज़्यादा चांस है इसका। तो एक थोड़ा सा आप इसको भी समझ लीजिए, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मतलब आज दिशा भी हम पे हंस रही है, सभी पूरा विश्व में खुशी का माहौल है। उसके बाद यहाँ पे है मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, जो मेरा खिलौना था, जो उनका पुत्र था, जो मेरा पुत्र है वो खो गया, वो अब मेरे पास नहीं आया। तो ये यहाँ पे इसका भावार्थ है और ये कौन लिखे हैं, तो ये लिखे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा ये यहाँ पे कविता था, आपको बताए थे, आपको समझाए होंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न में यहाँ पे है बिखरे मोती क्या है। बिखरे मोती क्या है, तो देखिए बिखरे मोती क्या है, वो एक कहानी संग्रह है। क्या है, कहानी संग्रह, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो 7 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मुकुल से। किससे लिया गया है पुत्र वियोग, तो मुकुल से लिया गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से लाल को गोद से नहीं उतारा था। अपने पुत्र को अपने खिलौना को, मतलब वो पुत्र को खिलौना बोलते थे, मतलब उनके लिए एक बच्चा जो होता है वो खिलौना ही होता है, उसको बहुत ही अच्छे से देखा जाता है, रखा जाता है, उसको सब कुछ बतलाया जाता है। वो अपने बेटे को इवन अपने गोद से भी नहीं उतारते थे कि ठंड लग जाएगा उसे, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, और हाँ एक और चीज आप याद रखिएगा, पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था। कहीं कहीं आपको ऑप्शन में बाई चांस आपके एग्जाम में हो सकती है शीत के भय से, शीत के भय से, तो ये भी आप याद रखिएगा, शीत मतलब क्या होता है, ठंड, तो ये भी ऑप्शन में हो सकती है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 9 नंबर है कूली प्रथा किसकी कृति है। तो कूली प्रथा किसकी कृति है, आंसर यहाँ पे 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठाकुर लक्ष्मण सिंह की। और ठाकुर लक्ष्मण सिंह कौन था, तो ये जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी के पति का नाम था। अभी अगला सवाल जो है 10 नंबर में यही है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था, तो उनके पति का नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास आपका पद्यखंड में 7वां चैप्टर भी कंप्लीट हो जाती है पुत्र वियोग। अब हम लोग अभी 8वां चैप्टर को देखेंगे, यानी उषा पाठ को अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले आइए जानते हैं कि उषा पाठ के यहाँ पे लेखक कौन हो जाते हैं, उषा पाठ को लिखे कौन है। तो देखिए उषा पाठ को लिखे हैं शमशेर बहादुर सिंह। कौन लिखे हैं, इसके लेखक हो जाते हैं शमशेर बहादुर सिंह। इनकी यहाँ पे ये तस्वीर लगी हुई है और साथ ही साथ देखिए इनका जन्म जो हुआ है वो हुआ है 13 जनवरी 1911 को देहरादून उत्तराखंड में, और इनका निधन जो है 12 मई 1993 में इनका निधन हुआ है। आपके एग्जाम में ज्यादा चांस है इस चैप्टर से सवाल ये हो सकती है उषा पाठ के लेखक कौन है, या फिर सवाल ऐसे हो सकती है कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन सी है।
तो यहाँ पे ये उषा हो जाएगी। तो ऐसा सवाल आपके एग्जाम में रह सकती है। अब यहाँ पे पहला सवाल ये है कि उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। बिल्कुल वैसे ही ऐसे ही सवाल आ सकती है। फर्स्ट का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल देखिए यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था। शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म कब हुआ था। तो 2 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा 13 जनवरी 1911 को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी सेकेंड क्वेश्चन का। अगला सवाल यहाँ पे देखिए, अगला सवाल यहाँ पे 13 जनवरी 1911 जस्ट अभी हम आपको यहाँ पे बताया ना 13 जनवरी 1911 वही चीज यहाँ पे है। अगला सवाल यहाँ पे देखिए कवि शमशेर बहादुर सिंह के कविता संग्रह का नाम लिखे। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगी। ये सभी जो है ना दूसरा सप्तक, तार सप्तक, ये सब कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने उदिता, बात बोलेगी, उसके बाद काल तुझसे हो है मेरी, उसके बाद टूटी हुई बिखरी हुई, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ, सुकून की तलाश, ये सब जो है शमशेर बहादुर सिंह की कविता संग्रह है। सोचिए इतने सारे कविता संग्रह वो लिखे हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल देखिए यहाँ पे किसने लिखा जादू टूटता है उस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। ये पाठ का लाइन है एग्जैक्टली, जादू टूटता है उस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। तो ये लिखे हैं शमशेर बहादुर सिंह। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 5 नंबर 5वां क्वेश्चन है किसका जादू टूटता है। किसका जादू टूटता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी। किसका जादू टूटता है। हाँ दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे ये क्लास जो है ना बिल्कुल अगर पसंद आ रही होगी, कैसा लग रहा है क्लास, अभी आप थोड़ा सा आप रुक के पहले आप नीचे कमेंट करके आप हमें बताइए। कमेंट में आपको बोलना है, लाइव चैट में नहीं, कमेंट में आपको जाके बताना है कैसा आपको क्लास लग रहा है हमारा, और क्या इसी तरीके से आपके लिए इतना एक एक वीडियो में इतना चैप्टर्स हम लाते रहें। ऑब्वियसली देखिए ये बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि सारे आंसर्स वगैरह यहाँ पे देखना होता है। ऑब्वियसली आपकी बुक में तो गेस्ट पेपर वगैरह में बहुत सारा आंसर गलत मिलेगा, तो यहाँ पे हमको करेक्ट करके सब कुछ आप लोग के सामने लाना होता है। और साथ ही साथ एक वीडियो में पूरा चैप्टर मतलब सभी चैप्टर्स बहुत ही मुश्किल होती है, फिर भी हम आपके लिए ये सारा चीज़ कर रहे हैं। और साथ ही साथ आगे आपके लिए अभी और भी क्लासेस आएगी। बस आप ये बताइए हमें कैसा आपको ये क्लासेस लगता है, पढ़ाने का तरीका कैसा है, मतलब और भी कुछ सुधार कर सकते हैं या फिर कोई भी आपको राय विचार हो आप नीचे बताइए हमें, उसके अकॉर्डिंग हम आपके लिए क्लासेस को लाएंगे। अभी यहाँ पे 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। किसका जादू टूटता है। किसका जादू टूटता है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए उषा का। उषा का जादू टूटता है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है यहाँ पे चुका भी नहीं हूँ मैं, चुका भी नहीं हूँ मैं के रचयिता कौन है। तो यहाँ पे 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शमशेर बहादुर सिंह। चुका भी नहीं हूं मैं के रचयिता कौन है। शमशेर बहादुर सिंह। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी करेक्ट आंसर। अगला सवाल यहाँ पे है 7 नंबर उषा का जादू कब टूटता है। उषा का जादू कब टूटता है। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सूर्योदय होने पे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसका तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी शमशेर बहादुर सिंह। और उषा का जादू कब टूटता है। सूर्योदय होने पे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 8 नंबर है प्रभातकालीन आकाश कैसा है। प्रभातकालीन आकाश कैसा है। तो यहाँ पे 8 का राइट आंसर हो जाएगी क्या चीज। ऑप्शन नंबर बी नीले शंख जैसा। प्रभातकालीन आकाश कैसा है। नीले शंख जैसा। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे है 9 नंबर सुकून की तलाश किसकी रचना है। सुकून की तलाश किसकी रचना है। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सुकून की तलाश किसकी रचना है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज शमशेर बहादुर सिंह की। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल देखिए यहाँ पे सुकून की तलाश किसकी रचना है। शमशेर बहादुर सिंह की। और अगला आपके पास जो यहाँ पे क्वेश्चन है कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है। कौन सी कृति जो है शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारत इतिहास और संस्कृति। बाकी यहाँ पे ये जो है इतने पास अपने, उदिता, टूटी हुई बिखरी हुई, ये सब जो है ये शमशेर बहादुर सिंह की ही रचना है। और यहाँ पे ये डी नंबर जो है भारत इतिहास और संस्कृति ये इनकी रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसी के साथ में आपका ये भी चैप्टर प्रॉपरली कंप्लीट हो जाती है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे अगला चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 9 को देखते हैं जिसका नाम क्या है। जिसका नाम है जन जन का चेहरा एक।
ये जो पार्ट है ना गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा लिखा गया है, इस पार्ट को भी काफ़ी अच्छे से कंप्लीट करेंगे। अभी आपको घबराना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है। पानी का बोतल है, एक बार पी लीजिए, पूरा माइंड फ्रेश हो जाएगा और फिर से अच्छे से लग जाइए। अभी यहाँ पे पूरा माइंड कंसंट्रेट करके देखिए प्रॉपर, यहीं पे आपका ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पे देखिए जनजन का चेहरा एक, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा। यहाँ पे इनकी तस्वीर भी लगी हुई है। देखिए इनका जन्म जो हुआ है ना वो 13 नवंबर 1917 को हुआ है। कहाँ पे? सोयपुर ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। और निधन इनका हुआ है 11 सितंबर 1964 में। 11 सितंबर 1964 में इनका निधन हुआ है। तो ये दो डेट अच्छे से आपको याद रखना है। इनके बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लिए। अब चलिए हम लोग यहाँ पे वास्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मुक्तिबोध के पिता का क्या नाम था? मुक्तिबोध के पिता का क्या नाम था, यानी गजानन माधव मुक्तिबोध के पिता का क्या नाम था? तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो फर्स्ट का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी क्या चीज? ऑप्शन नंबर सी, माधवराज मुक्तिबोध। यहाँ पे ये हो जाएगा मुक्तिबोध के पिता का नाम, मतलब इनके पापा का नाम क्या है, पिता का नाम क्या था? तो माधवराज मुक्तिबोध। यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वहीं पे अगर रहता ना कि उनके माता का नाम क्या था, तो माता का नाम जो है पार्वती बाई थी। माँ का नाम पार्वती बाई, ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल चलिए देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे बोला जा रहा है कौन सी रचना जो है मुक्तिबोध की नहीं है? इसमें से कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है? गजानन माधव मुक्तिबोध की कौन सी रचना इनमें से नहीं है? तो देखिए यहाँ पे भूरी भूरी खाक धूल, यहाँ पे खाक धूल, ये भी इन्हीं की है। कामायनी एक पुनर्विचार, ये भी इन्हीं की है। और उसके बाद नई कविता का आत्मसंघर्ष, ये भी इन्हीं की है। बस एक बिहारी पुनर्मूल्यांकन, ये इनकी रचना नहीं है। तो इसलिए सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगी। अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या है, मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि हैं? मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि हैं? तो वो जो है तार सप्तक के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे थर्ड का सही आंसर हो जाएगी। अगला सवाल चलिए देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन में है, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? तो 4 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, 13 नवंबर 1917 को। गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जन्म कब हुआ था? तो 13 नवंबर 1917 को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। अभी जस्ट आपको बताया था ना यहाँ पे इनका जन्म 13 नवंबर 1917 को सोयपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। तो ये सब चीज़ देख चुके हैं। अभी यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 5वां क्वेश्चन ये है, मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया? मुक्तिबोध ने कौन सा ऐसा यहाँ पे रचना है जिसका संपादन, यहाँ पे कौन सा ऐसा ये है जिसका यहाँ पे मतलब संपादन जो है मुक्तिबोध जी किए हैं? तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? 5 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सरस्वती यहाँ पे ये नहीं किए हैं, कर्मवीर नहीं किए, आज़ादी नहीं किए, नया खून। हाँ, ऑप्शन और बी यहाँ पे हो जाएगा नया खून। अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या है, कौन सी कृति मुक्तिबोध की है? यहाँ पे कौन सी ऐसी कृति है जो कि मुक्तिबोध जी की है? तो देखिए चांद का मुंह टेढ़ा, यहाँ पे ये मुक्तिबोध जी की कृति है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी 6 नंबर क्वेश्चन का। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 7 नंबर, इसमें है, इसमें बोला जा रहा है जनजन का चेहरा एक के रचनाकार हैं। जनजन का चेहरा एक, ये जो पाठ है इसके रचनाकार कौन है? तो ऑब्वियसली गजानन माधव मुक्तिबोध। ये सब तो गलत करने की सवाल ही नहीं पैदा होती है, आपको ये आसानी से पता होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या है, मुक्तिबोध की कविता है, मुक्तिबोध की कविता कौन सी है? तो यहाँ पे 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। मुक्तिबोध की कविता है जनजन का चेहरा एक। वही देखिए क्वेश्चंस रिपीट करके इधर उधर करके पूछ दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या है, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? नए साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं, कौन है लेखक? तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पे हो जाएगा मुक्तिबोध। याद रखिएगा गजानन माधव ये पूरा नाम नहीं लिखा रहेगा, मुक्तिबोध भी कभी कभी लिखा रहेगा। तो ये आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला यहाँ पे सवाल हम देखते हैं 10 नंबर, और यहाँ पे 10 नंबर सवाल में यहाँ पे बोला जा रहा है क्या चीज, कामायनी एक पुनर्विचार के रचयिता हैं। कामायनी एक पुनर्विचार के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे 10 का आंसर हो जाएगी ऑप्शन सी मुक्तिबोध। कौन? ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर मुक्तिबोध। अगला सवाल यहाँ पे देखिए,
अगला हमारे पास जो है ये चैप्टर कंप्लीट होता है, अगला चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो था जनजन का चेहरा एक, उस पार्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट थे उस सबको देख लिए। अब यहाँ पे अगला चैप्टर हमारे पास स्टार्ट होती है पदखंड का 10 नंबर चैप्टर, जिसका नाम है अधिनायक। इस अधिनायक चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छा जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है उन सारे क्वेश्चंस को देख लेंगे। अभी देखिए यहाँ पे अधिनायक पार्ट जो है इसके लेखक कौन होते हैं, तो अधिनायक पार्ट के लेखक हो जाते हैं रघुवीर सहाय जी, और इनका जन्म जो हुआ है वो कब हुआ है, 9 दिसंबर 1929 को। 9 दिसंबर 1929 को रघुवीर सहाय जी का जन्म हुआ है उत्तर प्रदेश में। अगला यहाँ पे देखिए इनका निधन जो है 30 दिसंबर 1990 को हुआ है। 1929 में जन्म और 1990 में निधन, और दोनों जो है दिसंबर में जन्म हुआ और दिसंबर में ही इनका निधन हुआ था दिल्ली में। चलिए अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। 10 नंबर चैप्टर अभी हम लोग देख रहे हैं अधिनायक, और यहाँ पे इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है। रघुवीर सहाय जी कहाँ जन्म लिए थे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक का क्वेश्चन 1 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लखनऊ में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद है रघुवीर सहाय किस समाचार पत्रिका के प्रधान संपादक थे, तो यहाँ पे 2 का आंसर हो जाएगा दीनमान। याद रखिएगा रघुवीर सहाय दीनमान, ये आप याद रखिएगा, रघुवीर सहाय के साथ दीनमान आता है, तो यहाँ पे ये आप याद रखिएगा। रघुवीर सहाय किस समाचार पत्रिका साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे, तो वो थे दीनमान के। अगला सवाल देखिए, और ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार मार्क्स आप लगा सकते हैं। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 3rd नंबर, तीसरा क्वेश्चन में यहाँ पे बोला जा रहा है दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है। दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है, ये क्या है, तो 3rd का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगी, 3rd का आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, निबंध है। क्या है, निबंध है। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है आत्महत्या के विरुद्ध क्या है। आत्महत्या के विरुद्ध क्या है, तो यहाँ पे 4 का आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, कविता। आत्महत्या के विरुद्ध क्या है, तो ये एक कविता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 5 नंबर में है रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था, तो यहाँ पे 5वां का राइट आंसर क्या हो जाएगी, 5 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1929 को रघुवीर सहाय जी का जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। और निधन याद है ना, दिसंबर में ही 30 को। अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन में है रघुवीर सहाय के पिताजी का क्या नाम था। रघुवीर सहाय के पिताजी का क्या नाम था, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या चीज, हरदेव सहाय। हरदेव सहाय ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। रघुवीर सहाय के पिताजी का नाम हरदेव सहाय था। हरदेव सहाय जी एक शिक्षक थे पेशे से, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 7 नंबर, इसमें है कौन सी कृति रघुवीर सहाय की है। कौन सी कृति जो है वो रघुवीर सहाय जी की है, तो यहाँ पे देखिए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा देखिए अतिरिक्त नहीं, मुर्दाघर ये भी नहीं होगा, जहाज की पंछी ये भी नहीं होगा, तो रघुवीर सहाय जी की सीढ़ियों पर धूप में, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगी 7 का। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 8 नंबर, और इसमें यहाँ पे बोला जा रहा है क्या चीज, अधिनायक के रचयिता कौन है। अधिनायक के रचयिता कौन है, तो यहाँ पे 8 का आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रघुवीर सहाय। ये जो चैप्टर अभी आप देख रहे हैं इस पार्ट के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं रघुवीर सहाय जी। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, हंसो हंसो जल्दी हंसो, यहाँ पे क्या है, ये इसका तो राइट आंसर रघुवीर सहाय हो गई। उसके बाद देखिए हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि हैं, कौन है कवि, तो 9 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हंसो हंसो जल्दी हंसो, इसके कवि हो जाते हैं रघुवीर सहाय जी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 10 नंबर, और यहाँ पे 10 नंबर में क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है रघुवीर सहाय किस कृति के रचनाकार हैं। रघुवीर सहाय किस कृति के रचनाकार हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगी, 10 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां के, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, कुछ पते कुछ चिट्ठियां। इसके यहाँ पे ये जो कृति है इसके रचनाकार हैं कौन, रघुवीर सहाय जी, तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। दोस्तों इसी के साथ में आपका चैप्टर नंबर 10 भी कंप्लीट हो जाती है पदखंड का। अब चलिए हम लोग चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं, और 11 नंबर चैप्टर भी बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आप बस देखते चलिए। अभी तो बस यहाँ पे ये सब तो हम पढ़ाना स्टार्ट किए हैं, और रेगुलरली कंटिन्यूसली यहाँ पे लेक्चर्स आते चलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों एक बात आपको बता देते हैं, यूट्यूब पे क्या होता है कि ज़्यादा आपको नोटिफिकेशंस प्रॉपरली नहीं जा पा रही होती है, तो इसके लिए आप अगर सब्सक्राइब
किए हुए हैं तो पास में देखिए बेल आइकन होगा, उस पर क्लिक करिए, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको रेगुलरली आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन जाए और रेगुलरली आप देख पाएं। अभी यहाँ पे लास्ट समय पे जो भी हमारे यहाँ पे लेक्चर्स अपलोड होगी, एक भी बेकार लेक्चर्स नहीं होगी, प्रॉपरली बहुत हार्डवर्क के साथ बना के तब आपको अपलोड कर वहाँ पे यूट्यूब पे दी जाएगी। तो ऐसा यहाँ पे प्रॉपर एक क्लासेस का यहाँ पे टाइमिंग वगैरह मिल जाएगा और उसके अकॉर्डिंग सारे क्लासेस होंगे। अभी यहाँ पे देखिए अगला जो चैप्टर है ना, अगला चैप्टर का नाम है प्यारे नन्हे बेटे को। ये पाठ के 22 प्रश्न अभी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आइए हम देखते हैं चैप्टर 11 प्यारे नन्हे बेटे को। इस पाठ के लेखक कौन है? तो इस पाठ के रचनाकार हैं विनोद कुमार शुक्ल जी। विनोद कुमार शुक्ल जी, यहाँ पे इनकी तस्वीर है और इनका जन्म 1 जनवरी नया साल को 1937 में हुआ था। कहाँ पे? कहाँ पे? राजनांदगांव में, यानी जो छत्तीसगढ़ में है। और इनका निवास स्थान जो है ये प्रॉपर रह रहे थे कहाँ पे? रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ में ही आती है। तो ये यहाँ पे कुल मिला के बात होती है विनोद कुमार शुक्ल के बारे में। अब आइए इस पार्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगी? फर्स्ट का आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, यानी कहाँ? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। यहाँ पे जस्ट ही अभी आपको बताया है, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी 1937 को हुआ था और वो रायपुर में रह रहे थे। अगला यहाँ पे सवाल क्या है? सेकंड नाउ क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? वही सवाल है। देखिए 1 जनवरी 1937 को, ये तो भूलने वाली बात नहीं है। 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी, 1 जनवरी 1937 को। अगला सवाल है यहाँ पे, मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है? जो मेहनत कश है और जो औरत है उसको कवि ने किस रूप में देखा है? तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगी? थर्ड का आंसर हो जाएगा लोहा के रूप में कवि ने देखा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 4 नंबर, इसमें है कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? ऐसी कौन सी कृति है इसमें जो कि विनोद कुमार शुक्ल की है? तो देखिए ये जो है ना, दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये विनोद कुमार शुक्ल की कृति है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। और अगला यहाँ पे सवाल देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, और इसमें यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 4 का राइट आंसर हो गई ऑप्शन नंबर ए। और 5 नंबर क्वेश्चन में है, विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति पर मनी कॉल ने फिल्म बनाई थी? विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति पर मनी कॉल जो है वो फिल्म बनाए थे? तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 का आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, नौकर का कमीज। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, और ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क्स इसको भी लगाइए। जो भी डबल स्टार मार्क्स मतलब उसको कॉपी में नोट करना है। और अगला सवाल देखिए यहाँ पे, पिता बिटिया को क्या करता है? पिता जो है बिटिया को क्या करता है? तो वो बिटिया को सिखलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो लोहा जो है क्या चीज का प्रतीक है? वो कर्म का प्रतीक है। लोहा कर्म का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, अगला सवाल है हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन, इसमें है प्यारे नन्हे बेटे को के रचयिता कौन है? ये जो है प्यारे नन्हे बेटे को, ये जो पाठ है इसके रचयिता कौन है? तो 8 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, विनोद कुमार शुक्ल जी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, क्या चीज? प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संकलन से ली गई है? तो यहाँ पे 9 का राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज? ये जो प्यारे नन्हे बेटे को, ये जो आप पाठ पढ़ रहे हैं, इस पाठ को कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, इससे लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखिए 10 नंबर, नौकर की कमीज, नौकर का कमीज ये क्या है? तो नौकर का कमीज क्या है? एक यहाँ पे क्या है? वो एक उपन्यास है। नौकर का कमीज एक उपन्यास है, यानी नॉवेल है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। दोस्तों इसी के साथ में आपका ये जो प्यारे नन्हे बेटे को, ये जो पार्ट है ये भी आपका प्रॉपर्ली कंप्लीट होती है। अब हम लोग यहाँ पे पदखंड का अगला चैप्टर देखने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? हार जीत। अब आइए इस पार्ट के पहले लेखक के बारे में जानते हैं, फिर एक एक करके अच्छे से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हार जीत पार्ट के लेखक हो जाते हैं अशोक वाजपेयी जी। इनकी तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है। इनका जन्म 16 जनवरी 1941 को हुआ है और दुर्ग छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ है। तो यहाँ पे ये जो है
क्या हो जाएगी? अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 कहाँ पे? दुर्ग छत्तीसगढ़। बस इतना आप याद रखिएगा। और अब चलिए क्वेश्चन आंसर बनाना शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास 12 नंबर चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, तत्पुरुष किसकी रचना है? तत्पुरुष जो है किसकी रचना है? तो यहाँ पे डबल किसकी नहीं होगी, तत्पुरुष किसकी रचना है? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगी क्या चीज? ऑप्शन नंबर डी, अशोक वाजपेयी जी की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। आप जो अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं हार जीत, ये क्या है? तो हार जीत एक क्या है? वो एक गद्य कविता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, वे उत्सव मना रहे हैं, इसमें वे किसके लिए आया है? वे उत्सव मना रहे हैं, हारजीत पाठ से ये लाइन लिया गया है। इसमें वे जो है किसके लिए आया है? तो आंसर हो जाएगा क्या चीज के लिए? किसके लिए? नागरिक के लिए। 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था? यहाँ पे 4 का आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 16 जनवरी 1941 को अशोक वाजपेयी जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए, 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और 5 नंबर क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? तो यहाँ पे 5 का आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, परमानंद वाजपेयी। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? तो यहाँ पे पिता का नाम पूछा जा रहा है ना, तो परमानंद वाजपेयी यहाँ पे हो जाएगा 5 का सही आंसर। और अगर माता का नाम पूछा जाए तो निर्मला देवी आप याद रखिएगा, निर्मला देवी याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की है? तो 6 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी क्या चीज? ऑप्शन नंबर क्या चीज? देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और चक्रवात भी नहीं होगा। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा कवि कह गया है, कवि कह गया है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 7 नंबर, इसमें है हारजीत कविता के रचयिता है। हारजीत कविता के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, अशोक वाजपेयी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, पूर्वग्रह का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला यहाँ पे सवाल देखिए, यहाँ पे 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अशोक वाजपेयी। 8 का आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, पूर्वग्रह। और अगला यहाँ पे सवाल है, घास में दुब का आकाश किसकी कृति है? तो ये भी हो जाएगी किसकी? अशोक वाजपेयी जी की। तो 9 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गई। और अगला सवाल है हमारे पास 10 नंबर, इसमें है अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? तो वो हैं आधुनिक काल के कवि। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर 10 का हो जाएगी। अब चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे पदखंड का लास्ट चैप्टर देखते हैं, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है गांव का घर। इस पार्ट को अच्छे से देख लेते हैं। अभी तक जब आप पूरा क्लास देखते आए हैं तो बस थोड़ा सा और इंतजार करिए, ये पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगी। इस चैप्टर का यहाँ पे नाम क्या है? गांव का घर, जिसके लेखक हो जाते हैं ज्ञानेंद्रपति। ज्ञानेंद्रपति जी इसको लिखे हैं। अब इनका जन्म कब हुआ है? 1 जनवरी 1950 को इनका जन्म हुआ है। जन्म स्थान की अगर बात करें तो पत्थरगामा में इनका जन्म हुआ है। कहाँ पे? गोंडा झारखंड में इनका जन्म हुआ है। किनका? ज्ञानेंद्रपति जी की। इनकी तस्वीर भी यहाँ पे लगी हुई है। ये आपके कहाँ से आ रहे हैं? झारखंड से आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन में है, ज्ञानेंद्रपति का जन्म कहाँ हुआ था? झारखंड में, अभी जस्ट ही आपको बताए हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्रपति का काव्य नाटक है। तो देखिए काव्य नाटक कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? एक चक्रानगरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या चीज हो जाएगा? एक चक्रानगरी। 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। अब अगला यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन में है, ज्ञानेंद्रपति सरकारी सेवा में क्या थे? तो वो जो है सरकारी सेवा में कारा अधीक्षक थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 4 नंबर, इसमें है ज्ञानेंद्रपति का जन्म कब हुआ था? तो 4 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 1950 को ज्ञानेंद्रपति जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। कहाँ जन्म हुआ था? झारखंड में हुआ था, याद होगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्रपति को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या चीज? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संस्यात्मा जो इनकी रचना है ना, संस्यात्मा के लिए ज्ञानेंद्रपति जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल देखिए यहाँ पे गाँव का घर
अगला सवाल हमारे पास क्या है, गांव का घर कविता के कवि हैं, गांव का घर कविता के कवि कौन हो जाएंगे? तो 6 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ज्ञानेंद्रपति। गांव के घर कविता के कवि कौन है? ज्ञानेंद्रपति जी। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन, और इसमें है गांव का घर कविता संग्रह किससे लिया गया है? गांव का घर कविता संग्रह किससे लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा क्या से? संस्यात्मा से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 8 नंबर, और इसमें है ज्ञानेंद्रपति को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो अभी जस्ट ही आपको बताए थे संस्यात्मा पे, तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानेंद्रपति जी को दिया गया, किसके लिए? तो यहाँ पे किसके लिए? संस्यात्मा पर, संस्यात्मा के लिए। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 9 नंबर है, ज्ञानेंद्रपति की पुस्तकें कौन से हैं? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगी? देखिए यहाँ पे देखिए निम्न सभी, उसके बाद एक चक्र नगरी, पढ़ते गढ़ते, संस्यात्मा, तो ये सब यहाँ पे इनकी है ना ज्ञानेंद्रपति की पुस्तकें। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्न सभी मतलब ज्ञानेंद्रपति की पुस्तकें यहाँ पे ये सारे हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, और इसमें यहाँ पे है पहल सम्मान ज्ञानेंद्रपति को कब दिया गया था? पहल सम्मान ज्ञानेंद्रपति जी को कब दिया गया था? तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 का आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, 2006 में पहल सम्मान ज्ञानेंद्रपति जी को दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अब देखिए आपका पूरे अच्छे से यहाँ पे हिंदी 100 मार्क्स के पद खंड को भी हमने कंप्लीट कर दिया। दोस्तों अगर जो भी लोग गद्य खंड का पहला क्लास मतलब इस पूरे हिंदी 100 मार्क्स के फुल रिवीजन वीडियो में अगर कोई भी पहला क्लास मिस किए हैं जिसमें 13 चैप्टर गद्य खंड के बताए हैं, अगर मिस किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके अभी स्टार्ट कर दीजिए, उसको भी देखना और प्रॉपरली देखिएगा। और साथ ही साथ जैसा भी क्लास लगा, जो भी आपको राय विचार है और लास्ट तक आप देखें, ऑब्वियसली आप जाइए नीचे कमेंट करके आप हमें बिल्कुल बताइए। बहुत सारे लोग कमेंट नहीं करते हैं, ऑब्वियसली वो उनका आदत नहीं है, लेकिन आप करिए। अगर हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा तो कुछ तो बोलना होगा कि आपको यहाँ पे क्लास कैसा लगा, नहीं लगा, या फिर क्या सुधारना होगा। ये सब चीज़ आप बताइए, आगे हम आपके लिए ऐसे ही क्लासेस लाते रहेंगे। और हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम ग्रामर को लाएंगे, मतलब अगला जो क्लास फुल रिवीजन वीडियो का होगा उसमें हम ग्रामर के पूरे अच्छे से मतलब सारे चीज़ों को समझाएंगे। और साथ ही साथ स्टोरी ऑफ इंग्लिश का भी क्लासेस रेडी हो रही है, तो बहुत ही जल्द आपके सामने होगी वो भी क्लासेस। बहुत ही मज़ेदार क्लासेस होने वाली हैं। जो लोग एजुकेशन बाबा ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, जाइए डाउनलोड करिए। जो भी चैप्टर्स आप पढ़ चुके हैं उसका आप जाके टेस्ट दीजिए, कि उस टेस्ट देना बिल्कुल ऐप पे फ्री है। उस सबसे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए यहाँ पे उम्मीद करते हैं आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जरूर से शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक लिए बाय बाय।